ये स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में कैरेक्टराइजेशन। एक्चुअली कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस जो है ना, इसी को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इसी को क्वालिफिकेशन भी कहा जाता है। और ये जो क्वालिफिकेशन है ना, ये फ्रेंच लॉ से आई है टर्म, और कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन जो है वो सिविल और कॉमन लॉ में इस्तेमाल होती है, राइट। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है। एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में ही नहीं, म्यूनिसिपल लॉ में भी, जब यानी किसी भी लीगल सिस्टम में जब भी कोई लीगल मैटर कोर्ट के सामने आता है, तो उसका काम क्या होता है, आफ्टर टेकिंग अप ऑफ द मैटर, कि इसको कैरेक्टराइज करा जाए। सो कैरेक्टराइज का मतलब क्या होता है, और क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, कि आप मैटर को क्लासीफाई करो कि कौन से लॉ के अंडर डेल्ट होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्प्यूट आया, बट कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, वो पहले ये देखेगा ना, इट इज़ ऑफ सिविल नेचर और ऑफ क्रिमिनल नेचर। इफ इट इज़ ऑफ क्रिमिनल नेचर तो सेंड टू द क्रिमिनल कोर्ट, इफ इट इज़ सिविल नेचर देन ओके आई विल टेक अप इफ आई एम द सिविल कोर्ट। तो या फिर सिविल भी है तो क्या ये डिस्प्यूट मैरिज का है, या मैट्रिमोनियल कोई अदर ऑब्लिगेशन है, या सक्सेशन का है, या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के है, या टोर्ट है, मे बी नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स आर देयर अंडर द सिविल लॉ। तो ये कैरेक्टराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद हम लॉ को अप्लाई करेंगे। इफ़ यू डू नॉट कैरेक्टराइज तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में भी कैरेक्टराइजेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, ये एक्चुअली दो लेवल पे होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी कैरेक्टराइजेशन, सेकेंडरी, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन जो प्राइमरी होती है वो लेक्स फोरी के प्रिंसिपल से होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो लेक्स कोजे के प्रिंसिपल से होती है। बार्टी ने, जो हमारे एक जूरिस्ट है, इन्होंने इंसिडेंटल मैटर एक थर्ड भी बताई, इंसिडेंटल मैटर्स, ठीक है, या डिस्प्यूट्स या एनी एक्ट। तो बार्टी ने ये भी कॉइन करा। लेकिन लेक्स कोजे और लेक्स फोरी के तो चेशायर जो थे वो लेक्स फोरी को वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मानते हैं। इवन जब हम जनरल डेवलपमेंट देखेंगे या थ्योरीज को पढ़ेंगे, तो चेशायर ने बाकी जो एस्पेक्ट थे उनको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा जो लॉ ऑफ फॉरम है ना वो डोमिनेट करता है, राइट। तो जुरिडिक्शन और लॉ ये दो चीज़ हो गई। तो यानी कि जो प्राइमरी कैरेक्टराइजेशन है ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैरेक्टराइजेशन है ना वो सेकंड स्टेज है। जैसे ही किसी डिस्प्यूट में ये पता चलता है कि फॉरेन एलिमेंट इज प्रेजेंट, तो फर्स्ट चीज़ फॉरेन एलिमेंट इज प्रेजेंट, सेकंड क्या देखेंगे, हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे। तो आपको जैसे ही पता चल गया फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, प्राइवेट पार्टीज में डिस्प्यूट है, फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ही अप्लाई होगा। बट हो तो जाएगा, विच लीगल सिस्टम हैज़ टू टेक अप द चार्ज, और यू कैन से विच लॉ इज अप्लाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरम या किसी और फॉरम का। तो ये कैरेक्टराइज करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हमको मैटर पता होना चाहिए, फुल्ली अप्लाई होगा, पार्शली अप्लाई होगा, विच लॉ अप्लाई होगा, कोर्ट ही डिटरमाइन करते हैं। तो जो भी प्राइमरी कैरेक्टराइजेशन है, यूँ कह सकते हैं हम ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले नंबर पे देख लेंगे ना कि ज्यूरिडिक्शन कोर्ट की है या नहीं है। हो सकता है वो आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन का मामला है, तो कोर्ट को फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फोरम क्या डिसाइड करेगा, द लेक्स फोरी इज द डिसाइडिंग फैक्टर वेदर द ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है, वेदर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट इज देयर और नॉट। एंड है या नहीं का मतलब क्या है, कि क्या ये ऐसा डिस्प्यूट है जिसका फोरम ही कोई और कोर्ट होना चाहिए। तो जो भी पार्टीज पहले जिस फोरम में लेके जाएगी वो फोरम डिसाइड करेगा वेदर ही हैज़ पावर टू डील विद दैट मैटर और नॉट, राइट। अगर वो ये डिसाइड कर लेता फर्स्ट स्टेप कि येस आई एम हैविंग पावर, तो फिर वो दूसरी तरफ जाएगा, सेकेंडरी जो कैरेक्टराइजेशन है वो करेगा, दैट इज लेक्स कोजे, राइट। लॉ ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि कौन सा जो कोज है उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा। लेकिन लेक्स कोजे के अलावा भी, क्योंकि जो इंसिडेंटल मैटर हैं, अब आप देखो पूरे लेक्स कोजे का ही तो प्रिंसिपल नहीं है ना, देयर इज लेक्स ओकिसिटस ऑल्सो,
लेक्स लोकी सोल्यूशनिस्ट इज ऑल्सो, लेक्स लोकी सेलिब्रेशनिस्ट इज ऑल्सो देयर। तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिटिसिज्म तो हम यही देख पा रहे हैं कि लेक्स कोजे इज नॉट द अल्टीमेट। इवन ड्यूअल थ्योरी भी आती है इसकी, एक लेक्स फोरी की, क्योंकि जब हम ये कंसेप्ट करते हैं ना तो दीज आर थ्योरी ऑल्सो, राइट। तो एक लेक्स फोरी की थ्योरी है, लेक्स कोजे थ्योरी है, एंड इन दोनों को मिला करके एक ड्यूअल थ्योरी भी है, राइट। यानी दोनों को देखा जा सकता है। फोरम का लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई केस फाइल हुआ, कोर्ट कह रहा है कि वी आर हैविंग द जुडिक्शन, फर्स्ट स्टेप करेक्टराइज कर लिया उन्होंने, मैटर उनकी जुडिक्शन में आता है, दे विल डेल्ट विद इट। फिर वो कह रहे हैं कि लॉ तो हम अप्लाई कर देंगे बाहर के देश का, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैट्रिमोनियल कॉज इज देयर एंड द कोर्ट डिसाइड दैट फ्रेंच लॉ इज टू बी अप्लाइड, मगर जो एविडेंस टेकिंग प्रोसेस है ना वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग होगी, राइट। क्योंकि एविडेंस लॉ जो है वो फोरम का अप्लाई होता है, किसी और देश का नहीं। तो इसका मतलब है लॉ अप्लाई हो जाएगा फ्रेंच का, लेकिन जो प्रूफ टेकिंग, एविडेंस टेकिंग एंड जो मैटर है ना, जो एविडेंस एक्ट जैसे बताता है कि हाउ इट इज़ टू बी टेकन और हाउ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस आर टू बी डन, वो होगा फोरम के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉ अप्लाई होगा पार्शली टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, लॉ होगा फ्रेंच सिविल लॉ, सिविल कोड है जैसे फ्रेंच का, उसके अकॉर्डिंग, मगर जो फॉरम की प्रोसीडिंग्स होंगी दैट आर डेल्ट बाय द प्रोसीजरल लॉ ऑफ इंडिया एंड द एविडेंस लॉ एंड द व्हाट अबाउट द लिमिटेशन लॉ। तो ये नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, इनको करेक्टराइज करना पड़ता है। तो ड्यूअल थ्योरी का मतलब है लेक्स फोरी प्लस में लेक्स कोजे को मिला करके हम करेक्टराइजेशन करेंगे। अभी देखो, जब भी करेक्टराइजेशन की जाती है, कोर्ट के पास जब भी कोई मैटर आता है तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इंसिडेंटल ऑल्सो, जैसे इंसिडेंटल का मैं बता रही हूँ, कुछ और मैटर भी अराइज हो गए जो कि लेक्स कोजे से डेल्ट नहीं होते, फोरम का लॉ या लेक्स कोजे का लॉ या मिक्स क्या अप्लाई होगा, या दोनों थ्योरी अप्लाई होके सिचुएशन को, मतलब पार्शियल वो ऐसा करके भी अप्लाई हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो कैरेक्टराइजेशन का कंसेप्ट आखिरकार क्या हो गया, क्योंकि जो कैरेक्टराइजेशन है ना उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, क्या प्रिंसिपल है, वो ये कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। हम रिकॉग्नाइज करेंगे ना कि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ना उसका इन्वॉल्वमेंट है। सेकेंडली रिकॉग्निशन ऑफ म्यूनिसिपल लॉ, हम म्यूनिसिपल लॉ को देखेंगे, एंड हम ये भी मानेंगे थर्ड दैट recognition of fact that there is no uniformity in the laws of different nation। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कैरेक्टराइजेशन करेंगे ना जहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होंगी, हमको उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। इफ़ यूनिफॉर्मिटी इज़ देयर तो फिर क्या ज़रूरत है, लॉ की तो क्लासिफिकेशन ख़त्म ही हो जाएगी फॉरेन एलिमेंट होते हुए भी, तो एक ही देश का लॉ अप्लाई होगा। लेकिन अगेन आई सेड कैरेक्टराइजेशन इज नॉट ए थिंग दैट इज ओनली डेल्ट अंडर द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ में भी कोर्ट्स जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं। तो कैरेक्टराइज मतलब नंबर ऑफ कनेक्टिंग फैक्टर्स, नंबर ऑफ लीगल सिस्टम्स डील्ड यू कैन से, और नंबर ऑफ कनेक्टिंग फैक्टर, और फिर उन कनेक्टिंग फैक्टर्स का जो इंडिकेशन है लॉज। यानी अगर एक केस में 4 कनेक्टिंग फैक्टर हैं और वो चारों कनेक्टिंग फैक्टर अलग अलग लीगल सिस्टम को हैं, तो कोर्ट को ये क्लासीफाई करना पड़ेगा कि इन चारों में से विच कनेक्टिंग फैक्टर इज नियर। सेकेंडली इज एनी इंसिडेंटल मैटर जो उस नियर के अलावा किसी और कनेक्टिंग फैक्टर को भी इंपॉर्टेंट बना सकता है उसमें, दैट प्लस जो लॉ है क्या वो अप्लाई हो रहा है या वो पार्शली या फुल्ली, मतलब किस तरीके से हमको अप्लाई करना है वो माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एंड ये केस भी है ऐसे कि एक मैरिड कपल है, उसमें वाइफ जो है हस्बैंड के साथ फ्रांस में रह रही होती है, लेकिन वहाँ पे हो जाता है कुछ डिस्प्यूट, वाइफ का और हस्बैंड का जो झगड़ा होता है ना, वाइफ आ जाती है इंडिया वापस, बट दे आर सब्जेक्टेड टू फ्रेंच लॉ। इसमें कोई वो भी नहीं था, कन्फ्लिक्ट भी नहीं था। हस्बैंड ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, द इंडियन कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू डील विद मैटर, क्योंकि हम आते हैं फ्रेंच लॉ के जुडिक्शन में। मेरी वाइफ मोमेंट्री मूव हुई है फ्रॉम फ्रांस टू अमेरिका, शी इज़ ऑल्सो द सिटीजन ऑफ फ्रांस, आई एम ऑल्सो द सिटीजन ऑफ फ्रांस, नो डिस्प्यूट अराइज इन इंडिया, नथिंग अराइज इन इंडिया।
तो हाउ द इंडियन कोर्ट्स हैव जुडिक्शन, बट कोर्ट्स ने क्या क्लासीफाई किया, बिकॉज द वाइफ इज रिजाइडिंग करंटली इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ एंड शी इज हिंदू ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज लॉज जो वाइफ का करंट रेजिडेंस होता है वो वहाँ पर भी केस फाइल कर सकती है। तो फर्स्ट इशू रिजॉल्व कि इंडियन कोर्ट हैज जुडिक्शन। मगर जो सेकंड स्टेप आया फिर कि कोर्ट का क्वेश्चन ये था कि ठीक है इंडियन कोर्ट्स हैव जुडिक्शन, बट क्या उस डिस्प्यूट को मैट्रिमोनियल को रिजॉल्व करने के लिए हमको हिंदू मैरिज एक्ट्स को देखना पड़ेगा या हिंदू जो मेंटेनेंस भी है, मान लो अडॉप्शन का भी मान लो कोई इशू है या गार्जियनशिप का कोई इशू है या डाइवोर्स की प्रोसीडिंग है, कुछ भी रिगार्डिंग दैट, तो क्या वो हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग होगा या फ्रेंच सिविल कोड के अकॉर्डिंग होगा। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि येस वी आर हैविंग द जुडिक्शन, बट द सेकंड स्टेप है ना, लॉ ऑफ फ्रेंच सिविल कोड इज टू बी अप्लाइड नॉट द इंडियन लॉ, क्योंकि एक्सेप्ट द रेजिडेंस ऑफ फीमेल इन इंडिया फॉर दैट टेम्परेरी पर्पस कि वो वहाँ से झगड़ा करके अपने मदर के घर आ गई थी, इसके अलावा नथिंग इज रिलेटेड टू इंडिया। तो फिर क्या है, इंडियन कोर्ट फोरम हो जाएगा एंड जो लॉ है ना वो फ्रांस का अप्लाई हो जाएगा। ये है कैरेक्टराइजेशन, और उसमें भी फर्दर अगर कोई और इंसिडेंटल मैटर इन्वॉल्व होते हैं तो वो अप्लाई होंगे। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट के केस में कैरेक्टराइज करना पड़ता है, पार्टीज कहाँ की डोमिसाइल है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो कोर्ट क्या करेगा, मैटर को टेकअप करेगा, जुडिक्शन को चेक करेगा। इफ ही इज हैविंग जुडिक्शन ही जंप इन ऑन टू द सेकेंडरी स्टेज कि भाई अब हमको लॉ को देखना है, विच लॉ इज टू बी अप्लाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या लैक्स लॉ की कॉन्ट्रैक्टस अप्लाई होगा, लैक्स लॉ की सॉल्यूशनस अप्लाई होगा, प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा, क्या पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिख रखा है। मान लो पार्टीज ने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखा है कि एक फॉरेन कंट्री का लॉ अप्लाई होगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि जो पार्टीज हैं वो डोमिसाइल उस कंट्री की हैं, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन उस कंट्री में हुआ, ब्रीच भी वहाँ हो गया या ब्रीच में भी समवेयर हो गया, बट स्पेसिफिक टर्म्स आर देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टीज आर एग्रीड अपॉन इट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही कंसेंट से है कि जब भी हमारा फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा ना तो द डिस्प्यूट विल बी रिजोल्व्ड बाय सम फॉरेन कोर्ट। तो कोर्ट ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को देखा, एनालाइज करा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, फॉरेन लॉ अप्लाई होगा, राइट। तो कोर्ट उस पर अपना लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्टर्स का और सोल्यूशनिस्ट का प्रिंसिपल साइडलाइन होके प्रॉपर लॉ ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ये कैरेक्टराइजेशन होता है कि कोई भी लीगल मैटर आने पर कोर्ट उसको देखता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करने के लिए कि विच इज़ द फॉरम, विच इज़ द लॉ टू बी अप्लाइड। ओके डियर स्टूडेंट, एंड ये जो कैरेक्टराइजेशन है ना इसके जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म की वो थी डाइसी। डाइसी ने एक्चुअली इन लेंथ बताया कि हाउ द कैरेक्टराइजेशन इज़ नॉट ए इफेक्टिव थिंग। वाई? क्योंकि उन्होंने अगेन यही कहा कि कैरेक्टराइजेशन करने के लिए जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी दो स्टेज बता दी ना, कि मान लो प्राइमरी में ही कन्फ्यूज़न हो गया तो सेकेंडरी कहाँ से आएगी। और ये एम्बिगुअस टर्म है कि एक प्राइमरी स्टेज है एक सेकेंडरी स्टेज है, बोले ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जब फोरम में केस आता है वो टेकअप करता है तो वो दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। देयर इज नो सच क्लासिफिकेशन। उनको तो पता ही होता है कि सिविल का मैटर है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, मतलब व्हाट इज़ द कैरेक्टराइजेशन। दूसरा उन्होंने कहा रेनबोई की जो कंसेप्ट है ना वो वैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, बिकॉज रेनबोई इज देयर कि सैंडबैग, तो रेनबोई का प्रिंसिपल अप्लाई होगा या कोर्ट को रेनबोई को छोड़ के अपना वो खुद ही लो अपने आप टेकअप कर लिया और दूसरे देश का लो है जो वापस कर लिया, उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। या वो ये कह रहे हैं हमने एज्यूम्ड जुडिक्शन कर ली है, नाउ लो भी हम अप्लाई कर देंगे, तो रेनबोई जैसी कंसेप्ट ही खत्म हो गई। सेकेंडली उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जो लॉज हैं मतलब डिफरेंट कंट्रीज में उनमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कि क्या आपको लग रहा है कि आप हर देश का लॉ खुद ही अप्लाई कर दोगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म कैरेक्टराइजेशन का भी है, मगर फिर भी कैरेक्टराइजेशन जो है ना दैट इज़ ए प्रोसेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेप वाइज ये पता लगाया जा सकता है कि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो कैसे अप्लाई होगा, कौन से देश का लॉ अप्लाई होगा, कौन से देश में वो केस चलेगा।
यहाँ पे क्योंकि हम बार बार कनेक्टिंग फैक्टर्स का जिक्र करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल कि मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो लेक्स लोकिसिटस क्लियर बता रहा है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी है ना वहाँ का लॉ अप्लाई होगा। तो एक कोर्ट जो है, और मोजेम्बिक प्रिंसिपल हमने पढ़ाई हुआ है, ये इतना पॉपुलर जो प्रिंसिपल आया था वहाँ पे यही तो प्रोपाउंड हुआ था ना कि जो प्रॉपर्टी आपके देश से बाहर सिचुएटेड है आप उस पर कैसे लो अपना अप्लाई कर दोगे। यू हैव टू डिसमिस द एप्लीकेशन कि जो भी आपके पास आई है उसको आपको मना करना पड़ेगा, बिकॉज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसको डील करने का अधिकार सिर्फ उस देश का है जिसमें वो सिचुएटेड है। तो यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन में फर्स्ट स्टेप में ही पता चल गया कि देयर इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो नीड टू फर्दर गो इनटू दैट डिस्प्यूट, वो देख ही नहीं सकते हैं, राइट। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, कैरेक्टराइजेशन करना इसलिए भी ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली हर थ्योरी आते हैं उसका क्रिटिसिज्म भी होता है लेकिन उसका बेनिफिट भी होता है। तो कैरेक्टराइजेशन इज ए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑल्सो, दो यस फ्लॉलेस, या यूँ कह लो कि एक कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसका कोई वो ना हो, नेगेटिव साइड ना हो, बट इफ़ इट इज़ मोर एप्लीकेबल देन इट इज़ बेनिफिशियल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा कैरेक्टराइजेशन। सो ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर हम चलते हैं। कोई भी इश्यू, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ओके।